हाँ, तो आपकी जो एक्सरसाइज थी 3.2 उसका मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था और सेकंड भी कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, बहुत ही शानदार क्लास थी वो, और आई थिंक आपने सबने उसको बड़े इंटरेस्ट के साथ देखी भी थी और कोई डाउट आपके नहीं रहा था। आज अपन जिस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं ना, ये है थ्योरेटिकल, मतलब जिसमें वर्ड प्रॉब्लम बोलते हैं इनको, मतलब जिनमें हिंदी वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, थोड़े से मुश्किल होते हैं, लेकिन मैंने बेहद आसान बना दिया इसको। बस आपको समझते हुए चलना है और मेरे साथ के साथ समझते हुए इसको फिर बाद में वीडियो कंप्लीट होने के बाद में नोट करना। ठीक है, पहले समझो। क्वेश्चन ये है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल करना है, लेकिन हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। विधि का भी ध्यान रखना, आपके कोर्स में प्रतिस्थापन और विलोपन 2 विधियाँ हैं, तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करना है। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ये कंडीशन है बस। तो उन्हें ज्ञात कीजिए, मतलब संख्याएं ज्ञात करो। अब आपके पास में बिल्कुल भी आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि वो 2 संख्याएं कौन सी है भाई, न तो पहली संख्या का पता ना दूसरी संख्या का पता, बस ये लिखा हुआ है कि दोनों का अंतर 26 है। ठीक, और फिर ये कह दिया कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, ये कंडीशन है। तो देखो हल क्या रहेगा। सबसे पहले अपन ये लिखेंगे कि हमारे पास में पहली संख्या दूसरी संख्या है ही नहीं, तो पहली बात तो ये लिखेंगे कि माना कि पहली संख्या, ठीक है, माना कि पहली संख्या वो सपोज अपन मान लेते हैं x, ठीक है, और फिर माना कि दूसरी संख्या को अपन मान लेंगे y। ठीक है, ये 2 संख्याएं हमारे पास में हो गई। अब ये तो अपन को मान के चलना है। फिर हमेशा ध्यान रखना, ऐसे वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन जितने भी आ जाएं उनमें हमेशा एक जो पहला समीकरण होता है ना, वो तो बहुत ईजी होता है, वो तो आपको पहली लाइन से ही बन जाएगा कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है, बस ये पहला समीकरण हो गया। पहला समीकरण तो यही है। फिर जो लड़ाई लड़नी है अपन को, वो लड़ाई किसके लिए लड़नी है, वो समीकरण 2 के लिए लड़नी है। तो ईजी सी बात है, 2 संख्याओं का अंतर, तो पहली संख्या x है दूसरी y, ये दोनों का अंतर का मतलब माइनस होता है। योग जब भी आए तो प्लस लगाना है, अंतर जब भी आए तो माइनस लगाना है, और वो है 26। ये हो गया साहब समीकरण 1, यानी x - y बराबर 26, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब उसने दूसरी शर्त, ये तो पहली शर्त हो गई, प्रश्नानुसार दूसरी शर्त क्या है। दूसरी शर्त ये है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अब कोई सी भी एक संख्या, सपोज x है, वो y की 3 गुनी है, तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ये जो x है वो इतनी पावरफुल है कि y को 3 से गुणा करोगे जब बराबर होगी। कोई एक संख्या उसकी 3 गुनी है, मेरी बात को समझना, एक तो x है, एक है y, 2 संख्याएं थी। ठीक है, अब इनमें से कोई एक जनी है ना, वो किसी की 3 गुनी है। ऐसा मान लो कि आप कोई 2 फ्रेंड हो, ठीक है, और एक फ्रेंड तो है 20 किलो का और एक फ्रेंड है 60 किलो का, मतलब आप फिर क्या कहोगे इसको कि मैं तेरे से 3 गुना हूँ। समझ में आ गई। वैसे ही सपोज ये x है और ये y है, इनमें से कोई एक 3 गुनी है। अब ऐसा मान लेते हैं कि जो x है ना वो 3 गुनी है, माना कि x 3 गुनी है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, x बराबर 3y। 3, आप सोचो कि ये 3 गुनी है तो फिर 3 को y से क्यों गुना किया, इसलिए किया कि जो जिससे मतलब बड़ी होती है गुना होती है भाई। जैसे x बराबर 3y लिखा अपन है, तो हमेशा मैथ में बराबर करना होता है भाई, है मैथ हमेशा अपन को बराबर करना होता है कि ये बड़ी है 3 गुनी है, इसका मतलब ये हुआ कि y इससे 3 छोटी है, तो दोनों को बराबर जब करना होगा तो y को भी 3 से गुणा कर दो, दोनों बराबर हो जाएंगे। जैसे कि तराजू है, इस तराजू में इधर 3 किलो का वेट रखा, इधर 0 kg रखा, तो पलड़ा क्या होगा, पलड़ा दब जाएगा ना भाई, ये उठ जाएगा, ये दब जाएगा, उठ जाएगा पलड़ा। इसको पलड़े को उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 kg का वेट रख दो, दोनों बराबर हो गए बस। तो जो छोटा है उसको 3 से गुणा करो, दोनों बराबर हो जाए। ये बड़ी टेक्निक है, बड़े ध्यान से समझ लेना, ये छोटी मोटी बात नहीं बता रहा हूँ मैं। ठीक है, ये होगी समीकरण 2 हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब प्रतिस्थापन विधि अपन को लगानी है, तो लिख सकते हैं अपन प्रतिस्थापन विधि द्वारा। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा। प्रतिस्थापन विधि क्या कहती है कि जो समीकरण 2 था, मतलब ये x की वैल्यू इसमें प्रतिस्थापित कर दो। ठीक है, तो समीकरण 2 का मान, ठीक है, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, ये लो साहब, प्रतिस्थापित करते हैं।
2 का मान 1 में, जहाँ पर x है वहाँ 3y रखना है, ये x की जगह रखना है 3y, x की जगह रखना है 3y और माइनस y बराबर 26, माइनस y बराबर 26, ये हो गया। x की जगह रख दिया 3y, y अपनी जगह ही है, 26 अपनी जगह ही है। 3y में से y चला गया तो बच गया 2y बराबर 26। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 26/2, तो y की वैल्यू क्या निकल के आ गई 13। ठीक है, अब इस मान को y के इस मान को कोई से भी समीकरण में रख दो, मान को y के इस मान को समीकरण अपन को रखना है, सपोज समीकरण जिसमें x निकल जाए, तो बहुत आसान है, इसमें रख दो 2 में, x over 3y है ना इसमें, तो समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रख देंगे। और समीकरण 2 क्या कहता है, 2 कहता है x बराबर 3y, भाई 2 क्या कहता है x बराबर 3y, ठीक है, तो x बराबर 3 और y की जगह रख देंगे 13, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 39। तो मेरी बात समझ में आ गई आपके, दोनों आंसर आ चुके हैं। उसने क्या कहा, दोनों संख्याएं बताओ, लिख देना आता है पहली संख्या या फिर दोनों संख्याएं एक साथ लिख दो बोले चाहे, अतः संख्याएं बराबर, एक तो 13 है और दूसरी 39 है, ठीक है 39 है। बेहद आसान क्वेश्चन था, ये था अपना पार्ट 1। अब बात करते हैं अपन पार्ट 2 की। ये है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। मैं आपको एक बात बता दूं, संपूरक कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है और पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है। लेकिन अभी अपन को संपूरक निकालना है, तो अपन क्या निकालेंगे संपूरक। तो बेहद आसान है, हल लिख लेते हैं अपन, बहुत सिंपल है। माना कि पहला कोण, ठीक है, पहला कोण, तो ध्यान रखना कोई दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री है, दो कोणों का योग, तो संपूरक कोण होता है। मान लेते हैं पहला कोण, ठीक है, मान लिया पहला कोण, वो सपोज है x डिग्री, और सपोज मान लेते हैं दूसरा कोण मान लेते हैं अपन y डिग्री, ठीक है। अब उसने कहा था संपूरक, तो हम जानते हैं संपूरक जो कोण होता है, संपूरक कोण होता है वो होता है 180 डिग्री का, ठीक है, यानी कि x डिग्री प्लस y डिग्री बराबर 180 डिग्री। पहला समीकरण तो अपना आ चुका। मैंने कहा था ना पहला समीकरण तो बढ़ते आ जाएगा। एक्सरसाइज करनी है आगे। उसने कहा था कि दो संपूरक कोणों में, दो संपूरक कोणों का मतलब तो 180 डिग्री होता है, x प्लस वाई लिख दिया अपन ने, यहीं आ गया, इतने में पहला समीकरण कंप्लीट हो गया। फिर है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री। अब प्रॉब्लम ये हो गई, बड़ा छोटा दिखाना पड़ेगा। इतनी देर पहला दूसरा अपन लिख दिया, कोई डाउट नहीं, लेकिन अब अगर इसने बड़े छोटे की बात करती ना तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी एक को बड़ा ले लेते हैं और किसी एक को छोटा ले लेते हैं। चलो माना कि बड़ा कोण बराबर, चलो दोबारा से लिख देता हूँ सही से, तो देखो माना कि बड़ा कोण वो x डिग्री है और छोटा कोण जो है वो y डिग्री, ठीक, लिख दिया, कोई बात नहीं, बड़े छोटे कह दिया इसलिए, वरना तो पहला दूसरा भी सही है, बड़ा छोटा कर लिया। उसने कहा था कि बड़ा कोण, ये दूसरी शर्त है, दूसरी शर्त, पहली शर्त तो भिड़ते ही हो जाएगी कंप्लीट। दूसरी शर्त क्या है कि जो बड़ा कोण है, बड़ा कोण कौन है x डिग्री, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री ज़्यादा है, बड़ा कोण छोटे से, यानी ये x है और ये y है। मेरी बात को ध्यान से समझना, बड़ा कौन है, बड़ा x है, बड़ा कोण छोटे से 18 ज़्यादा है, तो हमेशा हमें बड़ा तो किसी को रखना ही नहीं है ना, बराबर करना है, तो कम कौन है, फिर छोटा कौन है 18, तो जो छोटा है उसको 18 दे दो ताकि बड़े के बराबर आ जाए। कितना सिंपल है, ये बड़ा है भाई, बड़ा कोण छोटे से 18 डिग्री ज़्यादा है, 18 गुना नहीं है, 18 गुना होते तो 18 से गुना करते, मल्टीप्लाई करते, ये क्या 18 ज़्यादा है, कम है ज़्यादा है, ज़्यादा तो प्लस, कम है तो माइनस, गुणा है तो मल्टीप्लाई, ठीक है, गुणा। तो ध्यान रखना x + y + 18 इक्वेशन सेकंड हो चुकी हैं। अब क्या कर देंगे, बस वही सेम टू सेम कहानी है। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित विधि है ना, इसलिए प्रतिस्थापित करने पर चाहो तो लिख सकते हो आप यहीं पर, इसके पहले प्रतिस्थापन विधि द्वारा
प्रतिस्थापन विधि द्वारा। वैसे तो ये जो अपन यहाँ लिखते हैं ना प्रतिस्थापित करने पर, उसका मतलब टीचर समझ जाएंगे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, कि वो प्रतिस्थापन विधि अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ठीक रहेगा। तो चलो इसमें अप्लाई करते हैं। इसका इसमें मान रख देते हैं, जहाँ पर एक्स में वाई प्लस 18 रखना है, तो एक्स की जगह वाई प्लस 18, वाई का वाई 180 का 180, ठीक है। एक वाई और एक वाई हो गया 2y, 2y प्लस 18 बराबर 180, तो 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18 हो जाएगा उधर जाके, ठीक है। तो 2y की वैल्यू क्या हो जाएगी 162, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 162 अपॉन 2, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 81, y 81 हो गई। अब इसका 2 में रख दो, ठीक है। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रखने पर ये रहा 2, इसमें रख दो। तो मैं देखो नेक्स्ट पेज में ना करके यहीं कर देता हूँ, आप ध्यान रखना, आपको तो नीचे उतारना, हालांकि इसके नीचे उतारना है, मैं यहीं पर कर रहा हूँ। x बराबर y की जगह 81 रखना है, तो 81 प्लस 18, ठीक। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 और 1 9 और 9 99 डिग्री। बस आ गया आपके दोनों। उसने कहा था ना संख्याएं याद करो, तो पहला कोण तो हो जाएगा, बड़ा कोण तो 99 डिग्री का और छोटा कोण 81 डिग्री का, ये आपके आंसर आ गए, ठीक है। तो ध्यान रखना सेकंड का आंसर है 99 डिग्री और 81 डिग्री। कैसे चेक करोगे क्वेश्चन सही है, दोनों आंसर को जोड़ लो, 81 और 99 को जब जोड़ते हैं तो 180 डिग्री आता है, ठीक है। ये था बहुत ही शानदार सा सेकंड पार्ट। बात करते हैं अगले तीसरे पार्ट की। तीसरा पार्ट क्या कहना चाह रहा है आपको, तीसरा पार्ट भी वैसा ही है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी, ठीक। फिर बाद में उसने 3 बल्ले 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और गेंद जो है प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना। बेहद आसान है ये, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है कि आपको दिखाना, इंडिकेट करना है कि हम बल्ले को किससे दिखाएंगे, गेंद को किससे दिखाएंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं, पता नहीं है ना कितनी कितनी बल्ले, माना कि उसने पूछा ना 7 बल्ले, हाँ, तो अपन दिखा देते हैं। माना कि जो बल्ले हैं, बल्लों की संख्या, ठीक है, माना कि बल्लों की संख्या जो है वो सपोज x, और गेंदों की संख्या जो है मान लेते हैं गेंदों की संख्या, ठीक है, वो मान लेते हैं y। अच्छा, गेंदों की संख्या नहीं भाई, 7 बल्ले 6 गेंदें दे रखी है 3800 रुपये में। उसने पूछा प्रत्येक बल्ले प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करो। तो माना मूल्य पूछना, तो ऐसा करना, ध्यान रखना। माना कि जो इसका है ना, ये अपने लिख लेंगे, माना कि बल्लों का मूल्य और गेंदों का मूल्य उसको माना, हाँ, माना कि बल्लों का मूल्य जो है वो x रुपये है, ठीक, और गेंदों का मूल्य सपोज है y रुपये। क्योंकि संख्या अगर पता है हमें 7 और 6 है, तो बल्लों की संख्या नहीं लिखनी है, कन्फ्यूज मत हो जाना, बस इसीलिए मैंने लिखे मिटाया, ध्यान रखना इसका। माना कि बल्लों का मूल्य x रुपये, गेंदों का मूल्य 8 रुपये, जो पूछेगा उसको मान के चलना है, ठीक है, ओके। फिर अपने प्रश्नानुसार जो पहली शर्त है, पहली शर्त ये है, वो कह रहा है कि 7 बल्ले है, 7 बल्ले और हर बल्ला x रुपये का। भाई पता नहीं है तो क्या करेंगे, x रुपये का, तो सीधी सी बात है गुणा लिख देंगे 7x। क्यों, सपोज आप किसी मार्केट में पेन लाने के लिए गए, एक पेन 10 रुपये का है, तो 5 पेन कितने के हुए 50। क्या किया आपने, 5 को 10 से गुणा किया था। अब ये मत कहते हमने 10 जोड़ ले, वो जोड़ना 5 बार जोड़ो चाहे गुणा करो, बात एक ही है। तो 7 गुणा x का मतलब 7 तो बल्लों की संख्या x रुपीज़ है, प्लस गेंदे कितनी है 6 और गेंदों को दिखाया अपने y रुपीज़ से, 6 गेंदे y रुपीज़ की, कुल मिला के दोनों का जोड़ वो 3800 रुपये के अंदर ये मामला खरीदा गया था। ये समीकरण हो गया अपना फर्स्ट। ऐसे ही दूसरी शर्त क्या कहती है, उसको भी ध्यान से समझो। दूसरी शर्त, अच्छा पहले इसको चाहो तो सेपरेट भी कर सकते हो, प्रतिस्थापन विधि है, लेकिन देख लेंगे। चलो दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त है 3 बल्ले और 5 गेंदे, और वो खरीद रहा है 1750 रुपये में। ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि होती है, किसी एक का मान किसी एक में प्रतिस्थापित करना है, तो कोई सा ही कर लो। चलो इसी को सोल्व कर लेते हैं आगे बढ़ा के। समीकरण 2 कोई, या समीकरण 1 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या कहता है, वो है 7x। तो एक काम करते हैं, x को सेपरेट कर लेंगे, 3800 माइनस 6y, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3800 माइनस 6y
3/7। बस ये जो वैल्यू आई ना, इसको समीकरण 3 दे दो। ठीक है, इतनी देर तो क्या हो रहा था, दोनों क्वेश्चन में फटाक से सेकंड जो समीकरण बन रहा था उसी को रख दे रहे थे। अब इसमें थोड़ा सा स्टेप एक और बढ़ गई, इसमें समीकरण 3 नाम की भी एक चीज़ आ गई। तो कोई बात नहीं, समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान, समीकरण यहाँ पर कौन सा लिया था अपने, 1 लिया था, तो 2 में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है भाई, प्रतिस्थापित कर देंगे। ये रहा 2, 3 का 3, x की जगह रख देंगे 3800 माइनस 6y/7 प्लस 5y बराबर 1750। कटेगा कोई नहीं कट रहा। तो क्या करना पड़ेगा अपन को, अब थोड़ा सा यहीं पर एक स्टेप चला लेते हैं ताकि लंबा नहीं पड़े। लेकिन 3800 को 3 से किया तो 0 0, 3 8 24, यहाँ से लेके 2 9 और 2 11। ठीक है, माइनस 18y। क्या किया मैंने, इस 3 को बारी बारी गुणा कर दिया, क्योंकि ये 3 ऐसा होता है ऊपर ऊपर गुणा होगा। नीचे 7 का 7, इधर 5y बराबर 1750, ये 1700 है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं अपन, इसको नेक्स्ट पेज पे ले लेंगे। तो देखो इधर आओ 1 मिनट, इसकी जो वैल्यू है अपन को देखनी पड़ेगी एक बार। वो वैल्यू है 11400 माइनस 18y प्लस 5y, माइनस 18y इसके नीचे तो 7 है, प्लस 5y अलग से है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, और बराबर है 1750। बस ये लाइन थी। हालांकि आपको 2 बार नहीं लिखना है, मेरे को लिखनी पड़ी उस पेज की वजह से। अब आ जाओ एलसीएम आया 7, इसका इसमें करने से ये तो एज इट इज आ गई 11400 माइनस 18y, और ये 7 पंजे 35y हो जाएगा बराबर 1750। तो अब देखो 11400 अपनी जगह ही है, 35 में से 18 चले जाएंगे। ठीक है, तो 17 दूनी 34 होता है, 18 है तो पीछे क्या बच जाएंगे 16y। ठीक है, 16 देख लो भले कि 35 में से 15 में से 8 गए, 7 बच्चे ना, सॉरी उल्टा लिख दिया। तो देखो ध्यान समझो, 15 में से 8 गए तो 7, फिर बच के तो 17y हो गया। ठीक है, 17y हो गया, और फिर नीचे 7 है ही, और बराबर 1750 है ही। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो यही रहना 11400 प्लस 17y, लेकिन इसको इससे करेंगे तो ये 0, 7 पंजे 35, यहाँ से लेके 3, 7 49 और 3 50, 51 52 और 7। ठीक है भाई, देखो 0 35, यहाँ से लेके 3 49 और 3 52, यहाँ से लेके 5, 7 एकम 7 और 1 12, हुई ना गलती, ये ध्यान रखना। तो 17y बराबर 12250 माइनस 11400। ठीक है भाई, इधर चले जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, तो 17y बराबर माइनस कर दो, तो क्या आंसर आ जाएगा, 10 में 0 में 0 गए तो 0, 5 में से तो 5, 2 में से 4 जाते हैं तो 12 में से 4 गए तो 8, और देखो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, हाँ 12 में से 4 गए तो 8, फिर यहाँ बचा 1 में से 1, 850 ही बचेंगे सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, 850 बचे। तो आगे देखो y बराबर 850/17, 17.85, तो y की वैल्यू आ जाएगी 50, और इस y के मान को 3 में रख दो। y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, या समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर रख सकते हो। 3 क्या कहता है, 3 कहता है ये रहा 3800 माइनस 6y, 3800 माइनस 6y/7x बराबर, ये है भाई 3800 माइनस 6/7 बराबर x बराबर। ठीक है, तो x बराबर 3800 अपनी जगह है, माइनस 6y की जगह रख दो 50 और नीचे 7, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3800 माइनस 6 पंजे 300/5, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3500, क्योंकि समझ गए ना आप भाई, 3800 में से 300 निकल जाएंगे तो 3500/7, तो x की वैल्यू हो जाएगी 7 पंजे 35 यानी 500, तो x की वैल्यू तो हो जाएगी 500। ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी 500 और y की वैल्यू आई थी 50। बस ये सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़े ध्यान से कर लिया अपन ने। इसका मतलब ये है, उसने पूछा प्रत्येक बल्ले, तो प्रत्येक बल्ले की जो वैल्यू आई थी वो तो आई है आपके 500 रुपये, और प्रत्येक गेंद का मूल्य क्या है
50 रुपये। चार्ज लिख सकते हो, लास्ट लाइन है ऐसा कि अतः प्रत्येक बल्ले का, ठीक है, अतः प्रत्येक बल्ले का मूल्य, प्रत्येक बल्ले का मूल्य क्या माना था अपन ने x, तो 500 रुपये हो जाएंगे। और प्रत्येक गेंद का मूल्य वो हो जाएगा 50 रुपये। फाइनल शानदार आंसर हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो पार्ट 4, और पार्ट 4 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों है, पहले मेरी बात को ध्यान से समझना। ये कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। अब यहीं पर रुकना है। कोई सिटी है, नगर है, आपने कभी सुना होगा कि अपन जैसे कभी हम कहीं जाना होता है, अपनी गाड़ी हमारे पास में कहीं नहीं होती है, या फिर सर्विस पे गई हुई हो, या फिर हमारे पास में अगर 4 व्हीलर नहीं है, तो हम क्या करते हैं, फिर कैब को बुलाते हैं, ओला कैब, जो भी अलग अलग कंपनियों कैब चलते हैं, उन कैब को बुला लेते हैं और उसमें हम बैठ के चले जाते हैं। उसको हम टैक्सी किराए करके बुलाते हैं। और वो जो टैक्सी आती है, मेरी बात को ध्यान से समझना, वो टैक्सी आती थी, ऐसा तो है नहीं कि अपने उसको पहले बुक कर दिया और अपने घर के नीचे आ गई, घर के सामने आ भी गई, और हमारा मूड हो गया कि अरे आज नहीं जाएंगे यार, मूड ख़राब है, बाद में चलेंगे, परसों चलेंगे। तो फिर ऐसा तो है नहीं कि वो कोई फ्री में तो आएगा नहीं, यहाँ पर आ गया, तेल जल गया, उसका भी टाइम वेस्ट हुआ, वापस जाएगा, उसका कुछ आपको चार्ज पे करना ही करना पड़ेगा। आप कैंसिल भले ही कर दो, हाँ कुछ टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पर कैंसिल कर दी तो बात अलग है, वरना तो फिर तो आपका चार्ज लगेगा। अब क्या हुआ, उसे बोलते हैं फिक्स चार्ज, मतलब स्थायी शुल्क होता है कुछ, कि अपन भी बुलाते हैं ना, अपने घर के नीचे आते, कुछ चार्ज तो अपना लग चुका, वो तो फिक्स है। सपोज 50 रुपये उसके फिक्स है, मान लेते हैं, आप भले ही बैठो चाहे मत बैठो, 50 रुपये तो आपके लग जाएंगे। उसके बाद में आप कितनी दूरी चलेंगे, अपन 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे, उसका पैसा देना पड़ेगा, पर किलोमीटर चार्ज उनका अलग होता है। बस वही है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त, नियत भाड़े का मतलब होता है फिक्स चार्ज, कुछ चार्ज तो नियत है, फिक्स है, उसके अतिरिक्त जो भी दूरी चलोगे ना अगर आप, वो सम्मिलित किया जाता है, वो अलग से किया, ठीक है। अब क्या है कि 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा है 105 रुपये, तथा 15 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये। तो नियत भाड़ा कितना होगा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक बात तो ये, पहला क्वेश्चन क्या पूछा, फिक्स चार्ज नियत भाड़ा कितना है, फिर प्रति किलोमीटर चार्ज उसने हमसे कितना पे किया, कि उसने हमसे रुपए लिए हैं 105। हम चले तो 10 किलोमीटर ही है, 10 किलोमीटर चलें, लेकिन उस बंदे ने पैसा लिया 105 रुपये। तो बताओ उसका कितना तो फिक्स चार्ज था और कितना उसने पर किलोमीटर चार्ज पे किया हमसे, तब उसने 105 लिए। एक तो ये निकालना है। फिर बताना है सेकंड कंडीशन, 15 किलोमीटर चले थे हम और हमने 155 रुपये दिए, तो बताओ 15 किलोमीटर में चलने पर उसका पर किलोमीटर चार्ज कितना है और फिक्स चार्ज कितना। दो समीकरण हो गए, इसका हमें निकालना है। फिर एक बात और पूछिए कि कोई एक बंदा है, वो अगर 25 किलोमीटर की यात्रा करे तो उसको कितना भाड़ा देना पड़ेगा। पहले हम दोनों समीकरणों से क्या निकाल लेंगे, दोनों समीकरण ऊपर वाले, इन दोनों समीकरण से हम निकाल लेंगे x और y की वैल्यू। x का मतलब मान लेंगे फिक्स नियत भाड़ा और y को मान लेंगे प्रति किलोमीटर भाड़ा, ठीक है। बस बहुत आसान है, लेकिन समझना पहले, माना कि नियत भाड़ा, फिक्स को क्या बोलते हैं, नियत, माना कि नियत भाड़ा है वो x रुपये, ठीक। और फिर हमें मान लेते हैं प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा वो है सपोज y रुपये। माना कि नियत भाड़ा x रुपये और फिर प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपये, ठीक है। अब कोई बंदा जो है वो कितना चल रहा है, पहली शर्त ये है कि वो बंदा चल रहा है 10 किलोमीटर। कितना, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर की दूरी 105 रुपये, 10 किलोमीटर चल रहा है, ठीक। लेकिन ध्यान रखना, फिक्स चार्ज तो उसका लग गया, x रुपये तो उसके पहले लग गया, फिक्स x रुपये देना ही पड़ेगा। उसके बाद में चला 10 किलोमीटर, ये प्रति किलोमीटर है, उसको अपन दिखा देंगे y से। देखो नियत भाड़ा तो फिक्स है x रुपये, तो आपको गाड़ी में बैठे लग गए, चाहे चले ही नहीं कुछ भी, वो तो लग गए। फिर जो भी किलोमीटर चलेंगे जिसको अपने y से दिखाया प्रति किलोमीटर चार्ज, वो अपन चल कितने रहे, 10 किलोमीटर, तो 10 गुणा y जो अपना चार्ज y से दिखा रहे हैं, बराबर कुल मिला के 105 रुपये। कितना आसान है, ठीक। वैसे ही यही लिख लेना। चलो दूसरी शर्त भी, दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त है 15 किलोमीटर की दूरी तय करा, तो x तो फिक्स है, वो तो बैठते ही लग गया। फिर 15 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से, और कितना पे कर रहे हो, 155 आप उसको पे कर रहे हो। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है।
डन, यस डन। अब हम ले लेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 उठा लेते हैं। समीकरण 1 क्या कहता है, x + 10y = 105। सेपरेट कर लो, x = 105 - 10y, बस ये सेपरेट हो गया, समीकरण 3 बन गया। अब वही सेम टू सेम कहानी लिखनी है। समीकरण 3 का मान, समीकरण बताओ किस में रखेंगे, 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे, क्योंकि 1 तो हमने लिया था। जब 1 लेंगे तो 1 में थोड़ी ना रखेंगे, दूसरे में रखेंगे। अगर दूसरा लेते तो पहले में रख देते, वो की वो बात है। जहाँ x है, ये लो साहब x की जगह रख देंगे 105 - 10y + 15y अपनी जगह ही है, बराबर 155। ठीक है, अब देखो 105 अपनी जगह रह जाएगा, 10y और 15y तो पीछे बच गए 5y, भाई किस में, इसमें से 15y में से 10y चले जाएंगे, बराबर 155 का 155। इसके बाद में आओ इधर 5y बराबर 155 अपनी जगह ही है, 105 हो जाएंगे माइनस में, तो 5y बराबर 155 में से 5 105 50 बच गए, तो y बराबर 50/5, तो y की वैल्यू हो जाएगी 10। y का मान हो गया 10। अब y के इस मान को समीकरण 3 में रख दो ताकि x आ जाए। ठीक है, y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, y के मान को समीकरण 3 में रखने पर 3 ये रहा, तो x बराबर 105 - 10 गुणा y की जगह भी 10, तो x बराबर 105 - 100, 10 गुणा 10 हो जाता है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। बहुत बड़ी चीज़ आ गई। अब मेरी बात सुनना, x की वैल्यू 5 आ चुकी है, इसका मतलब हमने x को माना क्या था, नियत भाड़ा। इसका मतलब ये हो गया कि जो फिक्स भाड़ा है, नियत भाड़ा वो तो आपको देना पड़ेगा 5 रुपये। ठीक है, ये तो इसका मतलब ये हुआ, बेचारे ज़्यादा नहीं ले रहे हैं अपन से, जैसे ही गाड़ी में बैठे अपन ने उससे वो सिर्फ 5 रुपये पे कर रहा है। ठीक, फिर हम y की वैल्यू, y की क्या आई थी, y की आई थी 10, ये हो जाएगा प्रति किलोमीटर भाड़ा, पर किलोमीटर चार्ज, प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना लग रहा है, 10 रुपये, ये 10 रुपये लग रहे हैं। ये हो गया, नियत भाड़ा 5 रुपये, प्रति किलोमीटर 10 रुपये पे कर रहा है। अब आप अपने आंसर को चेक कर सकते हो, कैसे करोगे कि जैसे आप चले थे, इसमें कोई से समीकरण में रख के देख लेना, x के 5 और 10 गुणा 10 100 और 5 की तो 105, बिल्कुल सही है। x के 5 और 15 गुणा 150 और 15 5 150 और 5 155, बिल्कुल सही है। अब चलो ये तो बात हो गई, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। अब उसने कहा कि एक बंदा है जो 25 किलोमीटर की यात्रा करता है, तो बताओ उसे कितना भाड़ा देना पड़ेगा। अब सुना मेरी बात, जो अगली बात पूछी थी, एक व्यक्ति द्वारा 25 किलोमीटर की यात्रा, ठीक है, 25 किलोमीटर की यात्रा कर रहा हो, ठीक है, यात्रा करने पर तो उसको जो पे करना पड़ेगा चार्ज, वो हो जाएगा 25 किलोमीटर। तो अगर यात्रा करता है तो 25 किलोमीटर गुणा 10, 250 रुपये तो उसके लग जाएंगे पर किलोमीटर चार्ज। ये तो उसके प्रति किलोमीटर चार्ज है, प्रति किलोमीटर का जो खर्चा है, ठीक है, प्रति किलोमीटर। और दूसरा अपन ने माना था नियत भाड़ा, 5 रुपये उसका नियत भाड़ा लग जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा उसके नियत भाड़ा, ठीक है। प्रति किलोमीटर भाड़ा तो ये है उसका, और नियत भाड़ा उसके, तो टोटल उसको 255 रुपीज़ देने पड़ेंगे भाई, ठीक है, 255 रुपीज़ उसका आंसर है। तो ये है शानदार आंसर। एक आंसर 5 रुपये, एक आंसर आपके 10 रुपये, एक आंसर 255 रुपये, है ना। मज़ेदार क्वेश्चन, वेरी मज़ेदार क्वेश्चन। और इसका लास्ट पार्ट, लास्ट नहीं भी तो 6 पार्ट है, 5वां पार्ट देखो, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यदि किसी भिन्न के अंश और हर, जानते हो ना, भिन्न होती है, उसमें ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर होता है, इसको बोला जाता है भिन्न। जैसे कि 2/3 है, 1/4, ये सब भिन्न होती है, ठीक है, इट्स ओके। आगे आइए इधर, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, ठीक है। और यदि अंश और दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। कितना आसान है, ठीक है। लेकिन क्या आपको पता है क्या, किस चीज़ का, अंश कितना हर कितना, नहीं पता सर, तो क्या करें, मान लेते हैं, बिल्कुल सही है। माना कि अंश, उसको मान लिया सपोज x,
और माना कि हर, उसको मान लिया y, तो बताओ इनसे बनने वाली भिन्न क्या बन जाएगी, x/y। ये बन गई भिन्न। अब उसकी पहली शर्त क्या है कि अंश और हर में लिखो पहली शर्त। पहली शर्त क्या है उसकी, फर्स्ट कंडीशन क्या है उसकी कि अंश क्या है, ये x भिन्न तो ये बने ना, x है ये अंश है, उसमें क्या जोड़ दिया जाए, दोनों में ही दो जोड़, ओके दोनों में ही दो जोड़ दिया जाए, इसमें भी दो जोड़ दिया जाए और आपके इसमें भी दो जोड़ दिया जाए। अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न कितनी हो जाती है, वह भिन्न 9/11 हो जाती है। कितना आसान है, सॉल्व कर लो इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तिरछा गुणा करके, वज्र गुणा करके, इसको इससे किया तो 11 एक बार x के गुणा होगा 11x, फिर 11 2 से गुणा होगा 22 बराबर, ये इससे होगा 9y और फिर 9 दूनी 18 हो गया गुणा। आ जाओ इधर, अब देखो 11x अपनी जगह, y को इधर ले आओ तो 9y अंदर आके माइनस का हो जाएगा, x y की वैल्यू एक तरफ हो जाएगी, 22 है तो 18 अपनी जगह ही है और 22 को उधर भेज दो, ठीक है। या फिर एक काम कर लो, सभी को इधर ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, 22 अपनी जगह रह जाएगा, अपनी जगह ही है, 18 को अंदर ले आओ, माइनस का हो जाएगा बराबर 0। तो समीकरण क्या बन गया, 11x - 9y + 4 बराबर 0। वो बाद की बात है, अपन आगे सोल्व कर लेंगे, पहले इसको समीकरण 1 दे दो यहीं पर, ठीक। अब बात करते हैं दूसरी शर्त की। दूसरी शर्त, ये मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अपोन में सॉल्यूशन होगा नहीं, उसका वन लाइनर तो बनाना ही बनाना है, ठीक है। दूसरी शर्त है कि 9/11 तो होगी, हाँ, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, वापस क्वेश्चन तो वही है लेकिन अब की बार दोनों में 3 जुड़वा रहा है वो, अंश और दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न हो जाती है 5/6। सेम टू सेम वही करना है, क्या, तिरछा गुणा, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा किया तो 6x + 18, इधर किया तो 5y + 15, भाई 6x + 18 5x + 15, ठीक। तो वापस वो का वो सोल्यूशन, 6x अपनी जगह ही है, 5y को अंदर ले आओ, 18 अपनी जगह ही है, 15 को भी अंदर ले आओ तो माइनस का हो जाएगा बराबर 0। तो 6x - 5y, 18 में से 15 गई तो 3 बराबर 0। समीकरण 2 बन गया। ये समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 है, ठीक है, बेहद आसान है। अब क्या करना है, वही सेम टू सेम सिस्टम, कोई सा भी एक समीकरण उठा लो, सपोज समीकरण 1 से, एक उठाया अपन ने, एक ये रहा, 11x - 9y + 4 बराबर 0। वही सिस्टम अपना, तो किसी एक को सेपरेट करना है, तो 11x बराबर 9y को उधर भेजो तो हो जाएगा प्लस का, 4 को भी उधर भेजो तो हो जाएगा माइनस का, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9y - 4/11, अपॉन में तो जाएगी, दिक्कत कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये अपने x की वैल्यू हो जाएगी। अब क्या करेंगे अपन, x का मान समीकरण 2 में, क्योंकि एक तो ले लिया, एक ले लिया, 2 लेना पड़ेगा, तो समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, ये लो साहब, 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे। 2 कहाँ है, 2 ये रहा, 2 समीकरण ये रहा, 6x 5y 3, 6x - 5y + 3 बराबर 0, ये है, यही है ना। तो इसके अंदर अपन रखना है 6x में, ठीक है, इसमें रखना है x, 9y 4 और 11, 9y - 4, एक बार देख लो इसको, हाँ देखो थोड़ा सा देखना पड़ेगा अपन को, 9y ये रहा, 9y - 4/11, ये वैल्यू किसकी रखनी है अपन को, जहाँ पर x है उसकी वैल्यू रखनी है, ठीक है। तो x कहाँ था, ये रहा, तो 6 का 6 x की जगह रख दिया अपन ने, -5y + 3 बराबर 0। अब इसको हटा सकते हो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको भले मत लियो क्योंकि अपन को सीधी वैल्यू दिखानी है, ठीक है, सीधी वैल्यू चेक रखनी है इसमें। अच्छा, इससे कट रहा होता तो काट देता, नहीं कट रहा, 6 को इससे गुणा किया तो 6 9 54y, ठीक है, अंदर वाले ऊपर वाले ऊपर गुणा, इसके नीचे 1 होता है, तो ऊपर वाले ऊपर गुणा हो जाएंगे, 6 9 54 -6 चौक 24 24, नीचे 11 आ जाएंगे, -5y + 3 बराबर 0, ठीक है, भेद आसान है। अब क्या करो, एलसीएम ले लो इनका, एलसीएम लेंगे तो अपने इन पूरे के नीचे 1 रख सकते हो, इसके नीचे 1 रख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम आ गया 11 में एक बार तो ऊपर वाले सेम टू सेम आएंगे, 54y - 24 -1 का 11 में 11 को 5 से माइनस का 55y, लेकिन ध्यान रखना
आप चाहो तो इसके दोनों के नीचे 1 1 रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके नीचे भी 1 इसके नीचे 1, ठीक है, तो सही हो जाएगा। 11.55 और 1 से कर लोगे तो 11 33, ठीक है, बराबर 0। कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब 54y 55y, तो माइनस का 1y बचा भाई, 55y में से 54y चले गए, और इधर माइनस के 24 है, प्लस का 33 है, तो इसमें क्या बचेगा 6 और 3 9, प्लस का बच जाएगा 9, नीचे आपके 11 बराबर 0। बहुत ईजी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसके नीचे 1 रख के, ये तो हो गया 0, ये बचा फिर -y + 9 बराबर 0। तो ध्यान रखो y को उधर भेज दो, तो एक ही बात है, 9 को इधर रख दो, y को उधर भेज दो, तो y की वैल्यू हो जाएगी 9, y उधर जाके प्लस में हो जाएगा, y की वैल्यू 9 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्या, क्यों? क्योंकि अब इसमें रख देंगे x में, सॉरी 3 में, तो आ जाएगा आपके x की वैल्यू आ जाएगी। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में जब रखेंगे, 3 में रखने पर जहाँ y है, ये रहा 3, यही तो है, तो 9 y की जगह रख देंगे 9, y की जगह भी 9 ही है, -4/11, ये x बराबर है, तो आराम से वैल्यू आ जाएगी 9 81, 81 - 4/11, तो x की वैल्यू हो जाएगी 81 में से 4 चले गए 77, 77/11, और आपको पता है 11 का 77 में 7 बार जाता है। बस बेहद आसान था। उसने क्या पूछा था कि वह भिन्न ज्ञात करो, तो भिन्न क्या बन जाएगी, फाइनल लिख देना आप यहाँ पर, अलग कलर से लिख देता हूँ, नीचे लास्ट लाइन लिख देना, अतः भिन्न का मतलब x की वैल्यू ऊपर, x तो 7 है, नीचे y की वैल्यू 9, ठीक है, तो 7/9 आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये था आपका कौन सा पार्ट, ये हो जाएगा पार्ट नंबर 5। अब अपन बात करते हैं पार्ट लास्ट, इसका छठा पार्ट। ये भी काफ़ी इजी है, ध्यान से समझना, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। अब जेकब नाम का एक आदमी है, ठीक, वो 5 वर्ष बाद अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। अब सबसे पहले आपको क्या पता है कि जेकब की एज कितनी, उसके बेटे की नहीं पता साहब, तो लिखो हल लिखेंगे, माना कि पहले लिख दो जेकब खुद की, माना कि जेकब की, उसने पूछा क्या, वर्तमान आयु, तो माना कि जेकब की वर्तमान आयु, जो पूछते हैं वही मानना है, वो सपोज x वर्ष है, और फिर जेकब के पुत्र की आयु, ठीक है, पुत्र की वर्तमान आयु नहीं लिखा मैंने, यहाँ पर आयु लिख देना, ठीक है, आयु, वो सपोज ये आयु, वर्तमान आयु, ठीक है, y दोनों के x और y मान लेनी है। अब पहली शर्त क्या है, पहली शर्त ये है कि 5 वर्ष बाद, पहली शर्त देखो 5 वर्ष बाद, अभी कितनी है x, 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी x + 5, ठीक है। 5 वर्ष बाद जेकब की जो आयु है, जेकब की जो एज है, वो उसके पुत्र की जो आयु है उससे 3 गुनी हो जाएगी। उसके पुत्र की आयु कितनी है अभी, उसकी भी वाई में 5 जोड़ दो। एक बात का ध्यान रखना, सिर्फ अकेले पिताजी 5 साल पुराने नहीं होंगे, बेटा भी तो 5 साल बढ़ेगा, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रह जाएगा। वरना आप सोचो, आप हो और आपके पिताजी हैं, कहिए साहब मेरी आयु 5 साल बाद में ऐसा मान लेते हैं कि 30 हो जाएगी, और आपकी फिर कहोगे और मेरे पिताजी की आयु 5 साल बाद में 55 हो जाएगी, ठीक है। अगर ऐसे सोचें अपन, तो क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है। 5 साल अगर मेरी बढ़ेगी तो पापा की, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं बढ़ूंगा, पापा भी बढ़ेंगे, समझ में आ गई ना। 5-5 साल सभी दोनों ही बढ़ेंगे, वही सिस्टम है। आपकी उम्र बढ़ेगी तो पापा की बढ़ेगी। अगर पापा अभी 55 के हैं तो 5 साल बाद 60 के हो जाएंगे। आप अगर 30 के हो तो 5 साल बाद 35 के हो जाओगे, या अभी 25 के हो 30 के हो जाओगे। ये चीज़ें हैं, तो ध्यान रखना। अभी अगर जेकब x का है 5 और x + 5 हो गया, और उसका बेटा y तो y + 5 हो गया। लेकिन अब क्या है, अभी मैंने बराबर करा नहीं, अभी दोनों की एज लिखी है सिर्फ। अब वो कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जेकब भी उसका बेटा भी, ठीक है, क्योंकि अभी वो x और y के हैं। पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ये पुत्र है, ये जेकब है। कौन है 3 गुना? जेकब पुत्र से। क्या हमें क्या करना होता है? बराबर करना होता है। तो इसको 3 से गुणा कर दो, क्योंकि ये छोटा है, जो कम है उसी को 3 से गुणा कर दो ताकि दोनों बराबर हो जाए। ऐसा मत सोचना कि जेकब बड़ा है इसलिए जेकब को कर दे, नहीं, जेकब बड़ा है तभी तो छोटे को ऊपर लाओ ताकि दोनों बराबर आ जाएं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जेकब इतना पावरफुल है कि बेटे को 3 से गुणा करने पर बाप के बराबर आएगा, ऐसा मान लो, ठीक है।
तो बेहद आसान है, x + 5 बराबर 3y + 15। अब क्या करना है, x अपनी जगह ही है, 3y को उधर ले जाओ, 5 अपनी जगह ही है, या फिर 5 को इधर रहने दो, कोई बात नहीं, एक ही बात है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ जाता, बराबर 15 अपनी जगह है, 5 को इधर भेज दो, ठीक है। तो x - 3y बराबर 10 समीकरण बन गया 1। अब दूसरा समीकरण क्या बनेगा बताओ, दूसरी शर्त, ये लिख देता हूँ मैं, दूसरी शर्त वो है 5 वर्ष पूर्व, मतलब पीछे, ये माइनस है, 5 वर्ष पूर्व यानी x - 5 y - 5, दोनों 5 साल पीछे जाएंगे। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी, तो सीधी सी बात है, हमें तो बराबर दिखाना है, तो पुत्र को 7 से गुणा कर दो ताकि पिताजी के बराबर आ जाए। बेहद आसान है, ध्यान से समझते चलो। x - 5 बराबर 7y, 7 को y से 7y और 35, 7 में 35, बारी बारी गुणा होंगे ना, बारी बारी कर दिया। x अपनी जगह, 7y को अंदर ले आओ, और बराबर -35 अपनी जगह, ये 5 को भी उधर भेज दो, ठीक है। तो x - 7y बराबर माइनस का हो गया 30, ये समीकरण बन गया दूसरा। अब क्या करना है, बेहद ईजी है, कोई सा भी एक समीकरण ले लो, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या कहता है, देखो समीकरण 1 क्या कहता है, समीकरण x - 3 10, ठीक है, x - 3y बराबर 10। तो एक काम करो, सीधा सेपरेट हो गया तो 3y उधर जाके हो जाएगा प्लस का, ये बन गया समीकरण 3। और फिर वही सेम कहानी, समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि हमने 1 लिया था, ठीक है, 2 में रखने पर, 2 में प्रतिस्थापित करने पर बोल दो, चाहे रखने की बजाय क्या बोल दो, प्रतिस्थापित, क्योंकि विधि कौन सी अप्लाई कर रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि, तो प्रतिस्थापित करने पर। अब बताओ दो समीकरण क्या है, दूसरा समीकरण है x 7 - 30, x - 7y बराबर -30, एक बार चेक करना चाहेंगे, x - 7 और -30 बिल्कुल सही है, और अपने x की जगह रख दो 10 + 3y, 10 + 3y, -7y अपनी जगह ही है, ठीक है, और -30 भी अपनी जगह है। अब क्या हो जाएगा, 10 अपनी जगह ही, माइनस का बच गया 4y, क्योंकि 3y में 7y चले गए, तो माइनस का बच गया 30। बेहद आसान है, 10 को अपनी जगह रखो, 30 को अंदर ले आओ, तो प्लस का हो जाएगा, 4y को उधर भेज दो तो कि वो भी प्लस में हो जाए, कितना आसान तरीका है ना। तो अब ये 30, 10 और 30 हो जाएंगे 40, 40 बराबर 4y, तो 40 बराबर 4y, तो 40 के बटे में हो जाएगा 4 बराबर y, तो ये कट गया साहब 10, y की वैल्यू आ जाएगी 10, एक आंसर आ चुका। अब क्या करते हैं अपन, y के इस मान को समीकरण 3 में, तो समीकरण 3 में रख दो, 3 में रखने पर 3 का ही रहा, ताकि x आ जाए, x बराबर 10 + 3 की 3 और y की जगह 10, ये लो साहब, तो x की वैल्यू हो जाएगी 10 + 30, तो x की वैल्यू हो जाएगी 40, ठीक है। बेहद आसान है। क्या पूछा था उसने पूछा कि 5 वर्ष पूर्व जैकब के, हाँ वर्तमान आयु पूछी थी, वर्तमान आयु देख लो, लिख देना अतः जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु अपन x से दिखाई दी, वो तो 40 वर्ष, ठीक है, और जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु जाएगी 10 वर्ष, ठीक है, ये आंसर है साहब, बहुत इजी है, कोई से भी समीकरण में रख के देख लेना, आंसर सही बैठ जाना चाहिए। यहाँ पर अगर मैं जैकब की 40 दिखाऊँ, 40 - 30 10 आ रहा है, क्या आ रहा है, क्योंकि y 10 है, देख लो आराम से चेक करो, y कहाँ गया, हाँ ये रहा, देखो 10 वर्ष का पुत्र है, 40 वर्ष के पिताजी हैं, 40 - 3 × 10 30, तो 40 में 30 के 10 बचता है, बिल्कुल सही है। समीकरण 2 में रख के देखो, 40 - 70 - 30, ये भी सही है, तो समझ में आ गई, दोनों समीकरणों में अगर वैल्यू सही बैठ जाती है तो हम बिल्कुल सही है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था कि नहीं था, बिल्कुल था। कौन सा क्वेश्चन था ये अपने 3.2 जो अपन ने की थी उसके कुल मिला के इसमें 6 क्वेश्चन थे, ठीक है, कितना थे, 6 क्वेश्चन थे, बहुत ही शानदार जो अपने कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट कंप्लीट हैं, और आई थिंक आपने प्रॉपर समझा भी होगा, तो कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। इस क्लास को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देख लेना, लेकिन 101% यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आके रहेगा, ठीक है। तो ये था 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट, ठीक है, ओके।